Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our part 2 of chapter 4th. इससे पहले हमने इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस और जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर्स थी दुनिया के अंदर वो हम देख चुके हैं चैप्टर 4th की वीडियो में, पार्ट 1 में। इस चैप्टर के अंदर हम ये शुरू करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम ये शुरू करेंगे कि ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का ये जो संगठन है ये बना कैसे, इंडिया चाइना के रिलेशन कैसे हैं, या चाइना हमारे लिए क्या चैलेंजिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो सब चीजें अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। It's a request to you all of the students, please subscribe our channel and share with your friends and also press the bell icon button too. So let us start. BRICS means B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China and S for South Africa. So let us start. In turn, BRICS refers to a Brazil, Russia, India, China and South Africa respectively. Second point, BRICS was founded in 2006 in Russia. ये बना कब था संगठन? रशिया के अंदर बना था 2006 में। BRICS turned into, देखिए ये पहले शुरुआत में ब्रिक था, सिर्फ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना इसके मेंबर थे, पर 2009 में साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन किया और ये क्या बन गया? ब्रिक्स। The key objective of BRICS are primarily to cooperate and distribute mutual economic benefits among its members beside non-interference in internal policy of each nation। अब देखो यहाँ पे एक की पॉइंट है, ये कह रहे हैं कि आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे, पर यहाँ पे आप देखो कि इंटरनल पॉलिसीज, चाइना हमारी इंटरनल पॉलिसीज में दखल देता रहता है ना। जब हम हाफिज सईद को टेररिस्ट घोषित करने की मांग करते हैं यूएन में, वो विड्रॉल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो अपना वीटो पावर को यूज कर लेता है, या पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बनाने लग रहा है जिसकी वजह से इंडिया को एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या फिर वो गलवान घाटी वाला इशू जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में जो इशू इनका चल रहा है वो आर्टिफिशियल विलेज बनाने का। तो ये सब चीजें क्या है हमारे इंटरनल या इंडियन पैसिफिक, इंडियन ओशियन में क्या है, अंदर अपने जहाजों को लेके आना या समुद्री शिप्स को, ये सब इंडिया की ऑटोनॉमी को चैलेंज करता है, सॉवरेंटी को चैलेंज करता है। तो इंटरफेरेंस करता है इन द इंटरनल पॉलिसी ऑफ ईच नेशन एंड म्यूचुअल इक्वालिटी, कि एक दूसरे के इंटरनल मामलों में दखल नहीं देंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे और बराबर का हक रहेगा। The conference of the BRICS concluded in Brazil in 2019, chaired by Brazilian President Jair Bolsonaro, और इनके द्वारा ये मीटिंग कंडक्ट की गई थी 2019 के अंदर। The BRICS members are known for their significant influence on regional affairs. All are members of G20 since 2009. जो ये पांचों देश हैं, ये जो ग्लोबल क्लाइमेट समिट के लिए जो ग्रुप बना हुआ है G20 देशों का, उसके भी मेंबर हैं ये। उन 20 देशों में से 5 देश ये भी हैं 2009 से ही। अगर हम हिस्ट्री पढ़ें ब्रिक्स की, द टर्म ब्रिक इज बिलीव्ड टू बी कॉइन्ड इन 2001 बाय द चेयरमैन सच एज एसेट्स मैनेजमेंट जिमोज नील इन हिज पब्लिकेशन बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स। इन्होंने इस वर्ड का यूज किया था ब्रिक का सबसे पहले, शज अमेरिका की शचेज ही बोला जाता है, सच कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन हम थोड़ा इसका सही नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए माफी। पर ये याद रखिएगा आप, ये अमेरिका की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी है और बैंकिंग, मतलब इसका फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है इनकी कंपनी का, याद रखिएगा आप। बट इट वॉज एक्चुअली कॉइन्ड बाय रूपा पुरुषोत्तमन हु वाज रिसर्च असिस्टेंट इन द ओरिजिनल रिपोर्ट। कुछ लोग कहते हैं कि ये रूपा पुरुषोत्तमन के द्वारा यूज किया गया ब्रिक शब्द, अलग अलग हर किसी की आइडियोलॉजी है इस पर। द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द इनिशियल 4 ब्रिक्स जनरल स्टेट ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना मीट इन न्यूयॉर्क सिटी इन सितंबर 2006 में सबसे पहले न्यूयॉर्क के अंदर ये मिले थे। एट द टाइम ऑफ मार्जिन्स ऑफ द जनरल डिबेट ऑफ द यूएन असेंबली बिगिनिंग अ सीरीज ऑफ हाई लेवल मीटिंग, पर फिर बाद में इनकी मीटिंग्स बहुत ज्यादा होने लगी कि भाई अब ऐसा संगठन बनना ही चाहिए। अ फुल स्केल डिप्लोमेटिक मीटिंग वाज हेल्ड इन येकटेरिनबर्ग, ये याद रखिएगा जगह का नाम है रशिया में, वहां पे इनकी फुल डिप्लोमेटिक मीटिंग हुई थी लीडर्स की 16 जून 2019 को, ये पूरी 2009 को ये पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था। अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव, ये संगठन बनाया क्यों गया था।
one of the major objective of the grouping is broadening, deepening, and intensifying cooperation among the members countries for mutual beneficial sustainable and equitable development। एक दूसरे देश की मदद करेंगे डेवलपमेंट में, एक दूसरे देश को बढ़ावा देंगे आगे बढ़ने के लिए, इसलिए ब्रिक्स संगठन बनाया था। किस एक दूसरे देश को? जो ब्रिक्स के मेंबर हैं। Every member growth and development are considered to ensure that relations are built on the economic strength of individual countries and eliminate competition wherever possible। एक दूसरे से कंपटीशन कम करेंगे और एक दूसरे देश को आर्थिक मुद्दों पर मजबूत बनाएंगे, उसकी हेल्प करेंगे और डेवलपमेंट एक्टिविटीज को कंडक्ट कराएंगे। पर अगर आप देखो, चाइना इंडिया के इंटरनल मामलों में कितना दखल देता है और इंडिया को एज अ डंपिंग मार्केट यूज करता है। अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करके हमारे यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को डंप करता है, फिर जिससे क्या होता है, इंडियन मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स बिक नहीं पाते क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट बहुत चीप रेट पे होते हैं, और जिससे फिर एम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर होती है। हर साल हमारे यहाँ से $55 बिलियन ले जाते हैं देश में से फॉरेन रिजर्व। देखिए कितना ज्यादा पैसा जा रहा है उनके देश में हमारे यहाँ से। तो बॉर्डर पे भी हमें घेर रहा है, इंडियन ओशियंस में भी, और इंटरनली हमारे यहाँ माल डंप करके। सच डाइवर्स ऑब्जेक्टिव अलाउज ब्रिक्स to emerge such an innovative and encouraging political diplomatic entity which was earlier formed just to resolve the global financial issues। पहले तो सिर्फ ये इसलिए बनाया गया था कि भाई जो एक दूसरे के बीच में मसले हैं उनको सोल्व किया जाएगा, पर बाद में ब्रिक्स का भी क्या हुआ, विस्तार हुआ और इसके ऑब्जेक्टिव भी बढ़े और एक दूसरे के देशों के डेवलपमेंट में भी इसने अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया। एंड रिफॉर्म इंस्टीट्यूशंस, मेजर इश्यूज एंड कंसर्न फेस्ड बाय ब्रिक्स। अब दिक्कत क्या क्या है? देखिए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की दिक्कत है सबसे बड़ी। तो क्यों? क्योंकि जितने भी अधिकतर इसके देश हैं वो डेवलपिंग देश है। अब कोई भी डेवलपिंग देश चाहता है कि उसके अंदर आके एफडीआई आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। पर कई बार चाइना क्या करता है, अपना जहां फायदा होता है वहां फायदा निकाल लेता है और जब दूसरे के फायदे की बात आती है तो पीछे हट जाता है, जो कि सही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब जो ये चाइना, रशिया, ब्राजील, इंडिया या साउथ अफ्रीका है, इनमें से 2-3 देश ऐसे हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जैसे साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। और दोनों बहुत बड़े कॉन्टिनेंट, मतलब साउथ अफ्रीका तो बहुत बड़ा अच्छा खासा कॉन्टिनेंट है। तो कहने का मतलब यही है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। और जो डेवलप्ड देश है वो तो फायदा उठा जाएगा, पर डेवलपिंग को फायदा नहीं पहुंचेगा, फिर उनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। फूड सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कुछ इन देशों के अंदर, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे फूड प्रोडक्शन ज्यादा किया जा सके। इवन जो अनएम्प्लॉयड या पुअर पीपल है, सरकार के पास इतने फंड नहीं है कि उनके लिए पैसा खर्च किया जा सके। हमारे यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1992 में शुरू किया गया था जनता के विकास के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सरकार इस पे भी बहुत पैसा खर्च करती है कि हम कैसे कैसे, या फिर देश आपस में ये देश पैसा खर्च करते हैं कि कैसे एक दूसरे के लिए नई नई चीजों का विस्तार किया जा सकता है और एक दूसरे को डेवलप किया जा सकता है। कल्चरल एक्सचेंज एंड टूरिज्म, ये भी एक अच्छा चाहिए। अगर इन देशों के बीच में कल्चरल एक्सचेंज होगा और टूरिज्म होगा तो जो कल्चरल हेरिटेज है या जो कल्चरल हेजिमोनी बन जाती है दुनिया में, जैसी वेस्टर्न कल्चर की इस वक्त बनी हुई है, तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है और टूरिज्म के जरिए देशों के अंदर व्यापार को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। अब हमें पढ़ना है रशिया के बारे में। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन 14+1 था, तो जो 1 था वो सबसे बड़ा कौन था? रशिया था। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन आफ्टर डिसइंटीग्रेशन 1980s एंड अर्ली 1990s, रशिया स्ट्रॉन्गेस्ट सक्सेसर ऑफ सोवियत यूनियन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सक्सेसर कौन था? रशिया था। न्यूक्लियर स्टेट भी था एंड ह्यूज स्टॉक ऑफ वेपन्स के इसके पास भंडार थे। रशिया का जीडीपी 11वें नंबर पे आता है दुनिया में। हैव ह्यूज स्टॉक ऑफ नेचुरल गैस का इसके पास भंडार है और मिनरल्स का। रशिया परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। याद रखिएगा 5 परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूके, यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना। अब इंडिया पढ़ते हैं, इंडिया का कंपोजिशन। इसके अभी तो हमने रशिया देखा ब्रिक्स में से, अब इंडिया देखते हैं। 21st सेंचुरी इंडिया सीन एज इम्पोर्टेंट इमर्जिंग पावर, दुनिया भारत को एक इम्पोर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरते हुए देखती है। मल्टी डायमेंशनल पावर इंक्रीज, बढ़ रही है भारत की। मल्टी डायमेंशनल मतलब हम इकोनॉमिकली भी बढ़ रहे हैं, पॉलिटिकली भी, मिलिट्रिकल भी, और डेवलपमेंट हमारे यहाँ मल्टी डायमेंशनल है।
इकोनॉमी प्लस कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ 130 करोड़, अब तो 137 है, एज पर न्यू इकोनॉमिक सर्वे में 137 करोड़ पॉपुलेशन का अनुमान लगा है। इकोनॉमिक प्लस कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ 130 करोड़ पॉपुलेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और देखिए, जिस देश के पास इतनी ज्यादा जनसंख्या और युवा जनसंख्या हो, वो देश तो तरक्की कर ही सकता है। टारगेटिंग पर यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है थोड़ा चीजों का, वो आप सब जानते ही हैं। टारगेटिंग गोल, हमारा टारगेट कितना है, इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, और इस वक्त हम कितना है, 3 पॉइंट के आसपास हैं। कंपिटेटिव ह्यूज मार्केटिंग, अमेरिका 15 ट्रिलियन पे है, देखिए हम 5 के बारे में सोच रहे हैं, वो 15 क्रॉस कर चुके हैं। टारगेटिंग गोल ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कम्पिटेटिव ह्यूज मार्केट, एंशियंट एक्सक्लूसिव कल्चर। और क्या होता है जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या होता है, बहुत ही बड़ा कम्पिटेटिव मार्केट चाहिए जिसमें हम दुनिया भर के देशों के साथ ट्रेड वॉर में कंपटीशन कर सकें। 200 मिलियन पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन, मतलब 20 करोड़ से ज्यादा भारतीय दूसरे देशों में रह रहे हैं जो फॉरेन रिजर्व अर्न करते हैं और इंडिया में भेजते हैं। इंडिया न्यू सेंटर ऑफ पावर इज इन 21st सेंचुरी में इंडिया एक नया सेंटर ऑफ पावर के रूप में उभर रहा है। मिलिट्री ऑफ इंडिया देखें, सेल्फ सफिशिएंट है, इंडिजीनियस है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है। मेक इन इंडिया स्कीम के तहत हमने एक अच्छा माइलस्टोन चलाया, जिसके तहत यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड डेवलपमेंट का विकास किया। ऑल दिस मेक इन इंडिया अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, जिससे हम इंडिया क्या बन रहा है, एक नया सेंटर ऑफ पावर दुनिया में बन के सामने उभर रहा है। लेट अस रीड अबाउट इजराइल इमर्जिंग। ये देखिए, ये टॉपिक्स अलग हैं, ब्रिक्स वहां पे पूरा हो गया, अभी ये टॉपिक आपकी बुक में है और सिलेबस में है। तो रशिया पढ़ना था हमें, इंडिया पढ़ना था, नाउ वी आर रीडिंग इजराइल, फिर चाइना और फिर इंडिया चाइना के रिलेशन। सो लेट अस स्टार्ट। इजराइल इमर्ज्ड एज द फर्स्ट ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द 21st सेंचुरी। दुनिया बहुत पावरफुल नेशन है और जरा सा देश है, ये अपने देश के मसले नहीं सुलझा पा रहा, पैलेस्टीन और जेरूसलम वाले, पर पूरी दुनिया इजराइल से खौफ, या कह सकते हो कि आप ये डिसाइड करता है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन दूसरे देशों में कैसे होगा, क्योंकि पैसा है, टेक्नोलॉजी है। सिंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंटेलिजेंस इजराइल का बहुत स्ट्रॉन्ग है। बर्निंग पॉलिटिक्स ऑफ वेस्टर्न एशियन कंट्री, अरब वर्ल्ड में इन सब देशों में सीरिया इस तरफ इसका बहुत ही ज्यादा क्या है, वर्चस्व है। ज्यूइस्ट जियोनिस्ट नेशन इजराइल, दोनों रहते हैं यहाँ पे, यहूदी भी रहते हैं और क्रिश्चियन उसको मानने वाले भी रहते हैं, जीसस क्राइस्ट को। सस्टेनिंग एंड डेवलपिंग, और पैलेस्टीन का मसला और इजराइल का इशू क्या है, आप दुनिया में पढ़िएगा, वो दुनिया में कह रहा हूँ, यूट्यूब पर पढ़िएगा तो आप, सॉरी फॉर दैट, आप यूट्यूब पर पढ़िएगा तो आपको बहुत जानकारी मिलेगी। रैंक 1 एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च, दुनिया भर में सबसे ज्यादा पैसा इजराइल खर्च करता है अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के ऊपर। वर्ल्ड की 5वीं सबसे मोस्ट इनोवेटिव कंट्री है, देखो छोटा सा देश है और इतना ज्यादा तरक्की। साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, वाटर रिसाइकल टेक्निक इनके पास बहुत अच्छी है। और जब बेंजामिन नेतान्याहू इंडिया में आए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को वो सी वाटर को प्योरीफाई करने वाली मशीन भी दी थी, आपने देखा होगा न्यूज में। रैंक्ड अमंगस्ट 10th बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज, और दुनिया की सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज में 10 बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज में इसका नाम है मोसाद इंटेलिजेंस इंडस्ट्री, ये वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी है। 5th ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट, दुनिया में 5वां सबसे बड़ा देश है जो बंदूकें या ये सब चीजें एक्सपोर्ट करता है। और हर देश के नागरिक को, हर व्यक्ति को वहां पे कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, ताकि देश को जब भी जरूरत पड़े वो रेडी हो। इकोनॉमी हाईली एडवांस है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, मेजर रिसर्च सेंटर, स्टार्टअप्स, ये सब वहां पे डेवलप्ड हो रहे हैं। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वहां पे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि सरकारें सब्सिडाइज रेट पे देती हैं, किसानों का भला करना चाहती हैं। बर्थ ऑफ पीआरसी, अब ये आया मेन। पीआरसी मीन्स पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। People's Republic of China came into being after the Communist Revolution of 1949 under the leadership of Mao. Mao थे एक जिन्होंने चाइना की फॉर्मेशन की थी और उसको आजाद कराया था। कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बिलीव करते थे माओ। माओ की जो, देखिए माओ चाइना से हैं, चाइना को आजाद कराया, पर माओ की जो डेथ या जो कब्र है वो नॉर्थ कोरिया में है। ये आपको देखिए बहुत जानकारी वाली बात हम बता रहे हैं, क्योंकि चाइना और नॉर्थ कोरिया शुरू से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। चाइना स्नैप्ड ऑल इट्स टाइज विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड एंड डिपेंडेड ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज। चाइना ने दुनिया भर पे कभी भी डिपेंडेंसी नहीं दिखाई और अपने देश के विकास के लिए खुद आगे आए।
इट क्रिएटेड मॉडल ऑफ स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज। और इन्होंने क्या मॉडल अपनाया कि भाई सरकार की सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी और सरकार देश के अंदर काम करेंगी। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, चाइना ने 2 पॉलिसीज भी अपनाई थी, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर एंड ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के तहत इन्होंने अपने देश के अंदर 26,000 कम्यून्स बनाए थे, जिसके तहत लोगों को, जैसे हमारे यहाँ जमींदार थे वैसे इनके यहाँ पे भी था, और लोगों को ये तक कहा गया कि जो आपके घर के अंदर जगह खाली पड़ी वहां पे छोटे छोटे उद्योग लगाओ, देश को तरक्की करवाओ। और ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर में क्या था, इन्होंने अपने प्रोफेसर्स को, स्टूडेंट्स को ये कहा कि आप दूसरे देशों में जाओ और वहां पे अच्छी अच्छी चीजें सीख के आओ, और फिर उनको सीखने के बाद अपने देश में डेवलपमेंट करो। देखो, और इंडिया में क्या है, यहाँ से IIT इंजीनियर्स पढ़ते हैं और डॉक्टर्स पढ़ते हैं और दूसरे देशों में नौकरियां करते हैं। 4 लाख से ज्यादा इंजीनियर हमारे अमेरिका की सिलिकॉन वैली में है, क्योंकि यहाँ पे पैसा ही नहीं है इस वजह से। और चाइना इस आइडियोलॉजी को मानता है। एज इट वॉज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इट डिसाइडेड टू सब्सटीट्यूट इंपोर्ट ऑफ डोमेस्टिक। तो फॉरेन रिजर्व उनके पास कम था, विदेशी मुद्रा भंडार उनके पास कम था, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम हर चीज अपने देश के अंदर ही बनाएंगे, किसी और देश पे निर्भर नहीं रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर एंड एंश्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। और लोगों को रोजगार देना और उनका भला करना, ये हर व्यक्ति को, ये किसकी जिम्मेदारी है, सरकार ने वहां पे जिम्मेदारी ले रखी है। देखो कितनी अच्छी बात है। द इकोनॉमी ग्रू एट अ रेस्पेक्टेबल रेट ऑफ 5 to 6% हर साल बढ़ती है, और एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ 2 to 3% है। चाइना के अंदर 2 चाइल्ड पॉलिसी इस वक्त है, 1 चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने अबांडन कर दी थी 1 जनवरी 2019 को, वहां पे 2 चाइल्ड पॉलिसी है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नॉट सफिशिएंट जनरेट अ सफिशिएंट सरप्लस फॉर इंडस्ट्री। पर एग्रीकल्चर से इतना नहीं हो पाता था कि देश तरक्की कर पाए, इसीलिए क्या था, इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने की जरूरत थी। अब फिर इतना एग्रीकल्चर से जनरेट नहीं हो पाता था कि इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी जनरेट हो सके। इंटरनेशनल ट्रेड वाज मिनिमल एंड पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो। दुनिया भर में व्यापार बहुत कम करता था चाइना, क्योंकि इतना प्रोडक्शन ही नहीं था, और उनके पास फॉरेन रिजर्व की भी बहुत क्या थी, कमी थी, और उनके देश के अंदर पर कैपिटा इनकम भी बहुत लो थी। पर कैपिटा इनकम निकलता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। चेंज इन चाइनाज इकोनॉमिक पॉलिसी, लेट अस रीड। चाइना ने डेवलपमेंट कैसे किया। इन 1970s चाइनीज लीडरशिप टुक मेजर पॉलिसी डिसीजंस। उन्होंने 1970 में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए, जैसे चाइना री एस्टेब्लिश पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशन विद यूएसए एंडिंग इट्स आइसोलेशन। और उन्होंने अपने जो चाइना और यूएसए के बीच में मतभेद थे या आइसोलेशन वाली पॉलिसी थी कि एक दूसरे से बातचीत या व्यापार नहीं करना, उसको खत्म किया। और यही परिणाम है कि आज चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। आप पढ़िएगा इसके बारे में भी इंटरनेट पर। इन 1973 प्रीमियर जाऊ इनहलाई प्रपोज फॉर मॉडर्नाइजेशन। उन्होंने 4 तरीके बताए कि देश का विकास करना है, तो जू इनहलाई है इनका नाम। तो किसका विकास करो, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और मिलिट्री का। देखो, मिलिट्री का विकास, देश ताकतवर। एग्रीकल्चर का विकास, प्राइमरी सेक्टर डेवलप्ड, तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो खुद हो जाएगा। इंडस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, तो देश मॉडर्नाइज होगा तो नई नई सर्विसेज जनरेट होगी, नई नई सर्विसेज जनरेट होगी तो मुनाफा ज्यादा होगा, मुनाफा ज्यादा होगा तो लोग तरक्की करेंगे, लोग तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा। बाय 1978 डेन जियापिंग अनाउंस्ड द ओपन डोर पॉलिसी। और इन्होंने क्या कहा कि अब चाइना दुनिया भर के देशों से व्यापार करेगा, और उन्होंने अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी को क्या कर दिया, ओपन इकोनॉमी बना दिया 1978 में। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982 वाज फॉलोड बाय द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इन 1998। और 1982 में जो एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन किया था, 1998 में इंडस्ट्रीज का भी कर दिया था। हमने अपने यहाँ पे ये प्राइवेटाइजेशन 1991 में कर दिया था, चाइना इसमें हमसे 7 साल बाद किया। पर फिर भी देखो वो कितनी तरक्की पे है, और आज हम कहाँ हैं। ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए। देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो एरिया होता है जिसके अंदर सरकार किसी भी तरीके का टैक्स या बहुत सस्ते रेट पे जमीन, सस्ते ब्याज पे पैसा देती है ताकि इंडस्ट्रीज लगे। भारत के अंदर गुजरात में आनंदा में सबसे पहले सेज बने थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये हमने चाइना के बारे में पढ़ा। अब हम ये पढ़ते हैं कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस कैसे हैं, वो आप जानते हैं, आए दिन टीवीज पर देखते हैं। हिस्टोरिकली द रीजन वेयर चाइना एंड इंडिया एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस रेयरली ओवरलैप्ड। क्या था, वो ही चाहते हैं, कुछ एरिया ऐसा था कि वो क्लेम करते हैं कि उनका है या भारत की टेरिटरी में वो मिल गया या भारत ने उस पर अपना अधिकार दिखाया। इस तरह से आज भी उनके और हमारे बीच में लैंड को लेके और जमीन को लेके इश्यूज हैं, वो आप टीवी पे देखते ही हैं।
दस देयर वाज लिमिटेड पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन द टू कंट्री, इसलिए शुरुआती दौर में उनके और हमारे बीच में इतना ज्यादा कल्चरल एक्सचेंज नहीं था, जिसका परिणाम क्या हुआ, ना तो हम एक दूसरे से बहुत अच्छे फैमिलियर थे, ना उन एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। क्योंकि देखिए जब हम अपने पड़ोसी के यहाँ आएंगे जाएंगे तभी तो हम उसको अच्छे से जान पाएंगे या वो हमें अच्छे से जान पाएगा। इंडिया चाइना रिलेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हमारे रिलेशन कैसे थे? आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर अ ब्रीफ वाइल द स्लोगन ऑफ हिंदी चीनी भाई भाई वाज पॉपुलर। आजादी के बाद इंडिया आजाद हुआ 47 में, चाइना आजाद हुआ 49 में, तो ये नारा दिया गया हिंदी चीनी भाई भाई, और आज देख लो दोनों क्या है एक दूसरे के लिए। However, both states were involved, हालांकि हम लोग उनको कभी भी ये नहीं कहते कि भाई या उनकी टेरिटरी को छीनते हैं इंडिया वाले, पर वो उनकी पूरी दुनिया ये जानती है कि चाइना की पॉलिसी शुरू से ही यही रही है कि दूसरे देशों पे कब्जा करो और उन्हें अपने अधीन करो, मिलाओ। पर जब इंडिया एक सोवरेन देश है तो वो उनकी इस बात को कैसे सह लेगा, तो इसीलिए हम उन्हें चैलेंज करते हैं। However, both states were involved in difference arises out of Chinese take over तिब्बत in 1950, पर फिर से मतभेद शुरू हो गए कब? जब चाइना ने तिब्बत पर अपना कब्जा जमाना शुरू करा 1950 में। चाइना एंड इंडिया वर इन्वॉल्व इन अ बॉर्डर कन्फ्लिक्ट, 1962 में भी हम लोग बॉर्डर कन्फ्लिक्ट, हमारी और उनके बीच में लड़ाई थी। कंपीटिंग टेरिटोरियल क्लेम प्रिंसिपली इन अरुणाचल प्रदेश, मैंने आपको बताया, और अक्साई चीन वाला एरिया, ये वो एरिया है जो जम्मू कश्मीर का बिल्कुल ऊपर वाला एरिया है, जो चाइना और इधर पाकिस्तान के बीच में छोटा सा एरिया जो भारत के हिस्से में है, उसको अक्साई चीन रीजन बोला जाता है। तो उस पर भी चाइना अपनी डोमिनेंसी दिखाता है कि ये भी हमारा है, पर इंडिया कहता है कि वो हमारा है। आप मैप में देखिएगा इसको। आफ्टर द वॉर डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज वर डाउनग्रेडेड टिल 1976 तक दोनों देशों के बीच में क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी। रीअप्रोचमेंट स्टार्ट हुआ कब? जब चाइना की लीडरशिप बदली 1970 के बाद में, मतलब 1980s के स्टार्टिंग में। इंडियन लीडरशिप आल्सो कंसंट्रेटेड ऑन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप, हमने भी इस पे कोशिश की कि हमारे चाइना से अच्छे संबंध और लड़ाई ना हो। भाई कौन पड़ोसी अपने पड़ोसी के साथ लड़ाई करना चाहता है, जबकि दोनों डेवलपिंग है और दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। इसलिए हम चाइना को इतना ज्यादा उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पर आप देखते ही हैं वो क्या करता है। इम्प्रूविंग रिलेशन सीरीज ऑफ टॉक्स वर हेल्ड टू सोल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट, और बहुत सारी बातचीत या मीटिंग्स हुई, किस लिए? ताकि जो बॉर्डर मसले हैं उनके और हमारे बीच में उसको सुलझाया जा सके। मेजर इरिटेंट्स इन दी रिलेशन, अब इसमें समस्या क्या है? चाइना, देखिए सबसे बड़ी समस्या है कि चाइना पाकिस्तान को हेल्प करता है न्यूक्लियर आर्सेनल्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में, और पाकिस्तान आप जानते ही हैं उसके और हमारे रिलेशन कैसे हैं। तो इनडायरेक्टली यानी चाइना हमें चैलेंज कर रहा है ना बार बार, हमारे दुश्मन की एक थ्योरी है ना कि दुश्मन का दोस्त भी हमारा दुश्मन ही होता है, तो वो चीज है। तो इनडायरेक्टली जब पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो चाइना भी हमारा दुश्मन ही हुआ, ये चीज। चाइनाज मिलिट्री रिलेशन विद बांग्लादेश एंड म्यांमार वर व्यूड एज होस्टाइल, अब चाइना बांग्लादेश में दखल देता है और म्यांमार में दखल देता है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हम 11,000 किलोमीटर की बाउंड्री से शेयर करते हैं, प्लस 11,000 किलोमीटर की, तो वो हमारे लिए समस्या अगर वो वहां पे बैठ गया। इसीलिए वहां पे उसने अपना एक पोर्ट ले लिया 100 साल के लीज पे, उधर श्रीलंका में भी पोर्ट लेने लग रहा है और नेपाल में भी अपना दबदबा बढ़ा रहा है। तो इंडिया और पाकिस्तान में तो आप जानते ही हैं इतने ज्यादा हाईवेज ये सब बनवा रहा है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, तो इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो देखो इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, उधर इंडियन ओशियन में हमारी तरफ बढ़ता जा रहा है। तो फिर ऐसे में क्या करेंगे हम? रिटेलिएट करेंगे, उसको जवाब देंगे, सेम चीज। तो फिर रिलेशंस खराब होते हैं, उनके तरफ से शुरुआत हो जाती है, कई बार हमारी तरफ से हो जाती है। अब डोकलाम का इशू देख लो आप। द डोकलाम स्टैंड ऑफ इन 2017 एडेड टू द टेंशन बिटवीन रिलेशन ऑफ द टू कंट्रीज के बीच में, जिसकी वजह से उनके और हमारे रिलेशन बहुत खराब हुए। अब गलवान घाटी वाला हुआ है हाल फिलहाल में 2-3 मंथ के अंदर, वो देख लो, उससे चाइना और हमारे रिलेशन और खराब हो रहे हैं। चाइनीज ह्यूज इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी किस लिए? ताकि वो अपने आप को मिडिल ईस्ट तक और पूरा आगे बढ़ा सके, क्योंकि अगर वो चाइना में डेवलपमेंट करता है तो उसके लिए पूरा अफ्रीका खुला हुआ है, पूरा मिडिल ईस्ट के सारे देश व्यापार के लिए, और यूरोप तक उसके लिए खुला हुआ है, तो इसीलिए वो वहां पे डेवलपमेंट करना चाहता है। चाइना डिड नॉट सपोर्ट इंडिया ओवर इट्स स्टैंड, और ना हमें सपोर्ट करता जब हम टेररिस्ट या टेररिज्म पर पाकिस्तान को घेरते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो विड्रॉ कर लेता है। तो
ठीक है गाइज, इस चैप्टर में इतना ही था। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो का लिंक है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और अलग से मेंशन भी कर देंगे। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, जब आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम भी आगे बढ़ेंगे। तो बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर आपको इसके नोट्स की जरूरत होगी तो हमें बताइएगा, हम पीडीएफ प्रोवाइड कराने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। और अगर आप जो हमारे से प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ है हम उसके लिए आपसे समय मांगते हैं। और अगर आपका कोई सजेशन है या कोई पॉइंट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको अगली वीडियो में या इसी वीडियो के अंदर या डिस्क्रिप्शन में हम उसको क्या करेंगे, कंक्लूड करने की कोशिश पूर्ण रूप से करेंगे। और अगर आपका कोई सवाल है उसका हम जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है गाइस, धन्यवाद। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, देखिएगा कितना अच्छा सब्जेक्ट है ये। आपको दुनिया के बारे में जानने को मिल रहा है और भारत के पड़ोसी देश के बारे में। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। मन से पढ़िएगा, सक्सेस मिलेगा। ठीक है गाइस, धन्यवाद।